नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। सीएम आज किसानों को देंगे सम्मान के साथ समृद्धि का मंत्र। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद, साथ ही कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख भी रहेंगे मौजूद। कृषि विशेषज्ञ बताएंगे अभिनव प्रयोग के तरीके। तो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किसानों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ समृद्धि का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में मौजूद होंगे, उनके साथ ही कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह भी मौजूद रहेंगे। कृषि विशेषज्ञ बताएंगे अभिनव प्रयोग के तरीके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ये कार्यक्रम लखनऊ में होगा। सीएम आज किसानों को सम्मान के साथ समृद्धि का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। किसानों से बातचीत भी करेंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में मौजूद होंगे। वहीं दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2 बड़े नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुबह मिली है स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां। स्कूल आए सभी बच्चों को वापस भेजा गया है घर। आरके पुरम डीपीएस को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। पश्चिम बिहार के एक स्कूल को भी धमकी मिली है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद है। तो सुबह में ये धमकी दी गई है। बच्चों को स्कूल से वापस उनके घर भेज दिया गया है। 2 बड़े नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुबह के समय ये धमकी दी गई है। स्कूल आए सभी बच्चों को वापस उनके घर भेज दिया गया है। डीपी आरके पुरम डीपीएस स्कूल को ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुबह के समय ये धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई जाएगी दोनों ही स्कूलों में। दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को धमकी मिली है। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में दोपहर में होगी सुनवाई। मस्जिद की ओर से वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। जौनपुर जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की है। याचिका स्वीकार किए जाने को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। मस्जिद कमेटी ने याचिका के पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो मस्जिद की ओर से वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मस्जिद कमेटी ने याचिका की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होना है। जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में आज सुनवाई है। आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दोपहर में ये सुनवाई होगी रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में दोपहर के समय ये सुनवाई होनी है। मस्जिद की ओर से वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जौनपुर जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार भी कर ली है। याचिका स्वीकार किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और आज इसी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी ने याचिका की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर के समय ये सुनवाई होगी। जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई होनी है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में दोपहर के समय ये सुनवाई होगी। तो मस्जिद की ओर से वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में दाखिल की है ये याचिका। मस्जिद की ओर से दाखिल की गई है याचिका और जौनपुर जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार भी किया है। आज दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वही संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट होगी पेश। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव सौंपेंगे रिपोर्ट। सीलबंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में सौंपने का दिया था आदेश।
और आज संभल सर्वे, जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं। आज वो रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट को कमिश्नर रमेश सिंह पेश करेंगे। तो कोर्ट को कमिश्नर रमेश सिंह राघव रिपोर्ट सौंपेंगे। सीलबंद लिफाफे में ये कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट सौंपी जाएगी, सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी। कमिश्नर रिपोर्ट को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में सौंपने का दिया था आदेश। और आज संभल हिंसा को लेकर जहां एक तरफ प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट है, वहीं आज कोर्ट में जब रिपोर्ट पेश होगी उसको लेकर भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्योंकि जिस रिपोर्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं, आज वो रिपोर्ट पेश होनी है। कितने बजे ये रिपोर्ट पेश होगी, क्या कुछ जानकारी? जामा मस्जिद और हरियर मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। उसी को लेकर जो 19 तारीख को सर्वे हुआ था, उसके बाद सर्वे पूरा न होने के बाद में 24 तारीख को इसके दोबारा सर्वे के आदेश दिए थे कोर्ट कमिश्नर ने। और कोर्ट कमिश्नर के द्वारा जब आदेश दिए गए तो यहाँ टीम पहुंची थी। टीम के द्वारा जो पब्लिक में पथराव किया गया था। 5 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से 25 कर्मचारी घायल हुए थे। इसमें 5 जो है अब तक 35 आरोपियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 18 कोर्ट कमिश्नर का आदेश आया था और आदेश आने के बाद में वो पूरी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए थे। इसी के लिए आज जो है कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव के बयान भी आया है। उनका कहा है कि अगर जो है सर्वे के दौरान को रिपोर्ट पूरी तरह तैयार नहीं हो, तैयार रात पर हो गई तो आज कोर्ट में सौंपी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव जो है आज कोर्ट पहुंचेंगे। यानी कि अभी भी अगर उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं हुआ तो संभावनाएं हैं सतीश कि आज भी रिपोर्ट पेश नहीं होगी, या फिर कोई और उनकी जगह पर रिपोर्ट पेश करता हुआ नजर आएगा? जी बता दूं, आज तो उन्होंने जो रात एक बयान दिया, बयान के दौरान उन्होंने बताया कि जो कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव है उन्होंने ये कहा कि अभी पूरी रिपोर्ट है पूरी तैयार नहीं की गई है और जब तैयार पूरी कर ली जाए, रात में तैयार हो गई तो उसके द्वारा आज कोर्ट कमिश्नर बैठ सकते हैं। और ये भी आदेश दिया गया है ये सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान जो रिपोर्ट पूरी तैयार की गई थी और आज जो रात भर तैयार कर दी गई और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं ही आज जो सौंपी जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में आज रिपोर्ट भी पेश होनी है सतीश। 10 दिसंबर तक तो संभल में धारा 163 लागू है, लेकिन आज क्योंकि रिपोर्ट पेश होनी है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैनाती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बता दूं, जिस प्रकार से 24 नवंबर को जो विवाद पड़ा था और झगड़ा हुआ था उसी को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। 4 चौक में व्यवस्था बना दी गई। आज कोर्ट में भी रात के सर्वे जो पुलिस तैनात कर दी गई है, पीएससी तैनात कर दी गई है और अब सुबह से ही पुलिस मौजूद है चप्पे चप्पे पर। जिस तरह से बताया जा रहा है कोर्ट कमिश्नर क्या आदेश दे सकते हैं। ऐसे में कोर्ट के आसपास किस तरीके की तैनाती की गई है? और साथ ही साथ सतीश, क्योंकि ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है निगरानी रखने में, ऐसे में कोर्ट के आसपास किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? धार्मिक स्थलों पर, खासतौर पर जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है वहां पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? ये बता दूं, जिस तरह से बात की जाए जामा मस्जिद पर आसपास कैमरे लगा दिए गए हैं और जो है ड्रोन द्वारा कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। बात की जाए कोर्ट के पास में जो है पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और वहाँ का इलाका जो है बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया जाता है और ड्रोन द्वारा निगरानी की जा रही है। डीएम एसपी मौजूद निरीक्षण कर चुके हैं, आज फ्लैश मार्च कर चुके हैं। उसके बाद में आज दिन में भी फोर्स तैनात कर दी गई है। ऐसे प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और 10 दिसंबर तक बीएनएस की धारा 163 लागू है। आज सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सर्वे रिपोर्ट कब तक पेश होती है और उसमें क्या कुछ अहम खुलासे सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारी। कमिश्नर रमेश सिंह कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे।
सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पेश होनी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। तो शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश होगी कोर्ट में और इसे कमिश्नर रमेश राघव पेश करेंगे। तो शाही जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट का इंतजार मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही कर रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाता है, क्या कुछ अहम खुलासे सामने आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं संभल की बात करें तो संभल में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी तमाम संवेदनशील इलाकों में मुस्तैदी के साथ निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। वहीं आज सर्वे रिपोर्ट पेश होना है तो कोर्ट में भी सख्ती से निगरानी रखी जा रही है प्रशासन के द्वारा। खबरों में बढ़ते आगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जय श्री राम का नारा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। किसी बच्चे को मार रहे हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की स्थिति को लेकर भी अपना राय जाहिर किया। इल्तिजा ने कहा कि इस्लाम की तरह हिंदू धर्म भी धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देने वाला धर्म है। इसलिए जय श्री राम का नारा राम राज्य के बारे में नहीं है, बल्कि इसे जोड़ा जा रहा है लीचिंग के लिए। यह बेहद शर्मनाक है कि हिंदू धर्म को विकृत किया जा रहा है। मैंने हिंदुत्व की आलोचना की क्योंकि यह एक बीमारी है। इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान अब सामने आया है। हिंदुत्व और हिंदुज्म में बहुत फर्क है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का। और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। वेल, इट जस्ट सिंबलाइजेस कि बीजेपी में कितनी नफरत है। वो जहाँ के भी मुस्लिम्स हो, इंडियन मुस्लिम्स हो, रोहिंग्याज हो, उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको परसिक्यूट करना चाहते हैं। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्याज को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहाँ कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्या से कोई बेहतर नहीं है। वहां पे दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। बिजनौर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन हिंदू सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में हुआ है। बता दें कि सभा ने बाजार बंद का आह्वान करते हुए पूरे शहर में प्रदर्शन किया है। माहौल में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, बाजार भी बंद किया गया। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर ये विरोध प्रदर्शन। बिजनौर का ये पूरा मामला, जहां पर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर अब हिंदू सभा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी सुबह 10:15 पर जेईसीसी में 3 दिवसीय समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। उद्घाटन सत्र में देश के जाने माने उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार, व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी के साथ कुमार मंगलम,
बिरला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम सहित देश के कई उद्योगपति मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। तो पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जयपुर में इस सत्र का आयोजन होगा। 10:15 पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। उनके साथ कई दिग्गज मंत्री भी मौजूद होंगे। तो ग्लोबल समिट को लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली जा चुकी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज उद्घाटन होगा। 10:15 पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। सत्र को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। सरकार का 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का ये दावा भी है। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उनके साथ कई मंत्री और उद्योगपति भी शामिल रहेंगे। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। 10 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर की काट के तौर पर अपने 20 से 30 उन मौजूदा विधायकों की टिकट काटने की रणनीति अपना रही है, जहां उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है। हालांकि आपकी यह रणनीति उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि तिमारपुर सीट से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे की टिकट कटने की आशंकाओं के चलते उनके समर्थकों ने बगावत के सुर छेड़ दिए। तिमारपुर में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक आप के 67 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया है। तो 30 विधायकों का नाम अब आम आदमी पार्टी से अलग हो सकता है और ऐसे में आम आदमी पार्टी में हलचल का ये मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो 30 विधायकों की टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। उससे पहले 67 पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। तो 10 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी अब कई चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे में 30 ऐसे लोग हैं जिनका पत्ता आम आदमी पार्टी काट सकती है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के लिए सोमवार का दिन बेहद खास होगा। जिले की धरती पर नया इतिहास बनने जा रहा है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को पहली बार कमर्शियल विमान रनवे पर लैंड करेगा। ट्रायल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। विमान को लैंडिंग की अनुमति के साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने रनवे पर अन्य सुरक्षा उपकरणों का जायजा भी ले लिया है। ट्रायल रन शुरू होने से पहले रनवे को सलामी वाटर कैनन तक दी गई है। तो दिल्ली से पहुंचेगा विमान। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी पहुंचे और विकास भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। साथ ही सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार में तिलक लगाना अपराध है। आज हर काम बिना किसी भय के हो रहे हैं। लोग अपने आप को अब बीजेपी सरकार में सुरक्षित महसूस करते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान आया है। समाजवादी पार्टी का घेराव करते हुए नजर आए। सुरक्षा के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी का घेराव किया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वाराणसी पहुंचे थे जब उन्होंने ये बयान दिया। विकास भवन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को सभी के सामने रखा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आए। स्वतंत्र देव सिंह लगातार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार का घेराव करती है। वहीं पर अब स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विंडो ट्रेलिंग ट्रेन के जरिए वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। बनारस रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की तरफ से कुंभ के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है।
दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में स्टेशनों पर भी रुकने के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का भी प्रयास रेलवे करेगा और इसके लिए हर स्तर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के विपक्ष के इंडिया गठबंधन का प्रमुख बनाए जाने की इच्छा जताने पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि यह कोई भी कह सकता है कि अभी राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि राहुल गांधी तो अभी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। यह कोई भी कह सकता है। राजनीति में कोई साधु संत तो बनकर आता नहीं है, सब पद चाहते हैं। रामगोपाल यादव एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। संभल हिंसा को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि उन्होंने सदन में ये सवाल नहीं उठाया, ये मुद्दा नहीं उठाया और अब संभल जाना चाहते हैं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर रामगोपाल यादव ने यह बयान दिया है। इंडिया गठबंधन में उन्हें कोई भी नेता नहीं मानता। कांग्रेस कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, रामगोपाल यादव का यह कहना है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की ये प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसी भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि पूरी तरह से प्रशासन को ये निर्देश थे कि हर हालत में ये चुनाव सरकारी पक्ष को जीतना है। डीएम, एसएसपी से लेके इंस्पेक्टर तक उसी दृष्टि से हर जगह पोस्ट किए गए थे। मुख्यमंत्री को ये डर था कि अगर चुनाव न जीते तो दिल्ली वाले कहीं उनकी गद्दी ना ले लें, उन्हें हटा न दें, तो पूरी ताकत लगा दी। और आपने भी देखा होगा यहाँ तो फिर भी चूंकि वोट इतना ज़्यादा है कि सब कुछ गुंडई करने के बाद भी वो चुनाव हार गए। लेकिन जहाँ हम कभी चुनाव नहीं हार सकते, कुंदरकी और मीरापुर जैसे क्षेत्रों में, वहाँ कुंदरकी में तो 165 से 170 बूथों पर सिंगल पूरा मुस्लिम वोट था। एक आदमी को वोट नहीं डालने दी, एक को भी। उस पूरे इलाके के किसी आदमी की अंगुली पर निशान अगर निकले तो समझ लीजिए मैं झूठ कह रहा हूँ। सारा प्रशासन ने, पुलिस ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोट डाला। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।